को करने के लिए और उसे निरंतर चलाए रखने के लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं अभी परिस्थिति के हिसाब से? पैसा, इनकम, पैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई भी काम इनकम से नहीं है रिलेट, तो वो बहुत दिन तक आप नहीं चला सकते एंड बहुत लंबा उसका ब्राइट फ्यूचर नहीं देख सकते। सही है कि नहीं है? तो वायबिलिटी होना जरूरी है, मतलब उसमें से इनकम होना जरूरी है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इनकम। मतलब अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सबसे बड़ा जो इंटेंशन है वो है इनकम। जो भी हम ये रोड मैप बना रहे हैं, इस रोड मैप में सॉलिडली आपकी इनकम बहुत स्ट्रांगली होने वाली है, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट, सारा मॉडल उसी पर टिका हुआ है, इनकम पर। अगर इनकम होगी तो बाय प्रोफेशनली ऑटोमेटिकली बनेगा, नहीं होगी तो बहुत थोड़े दिन के लिए शौक पूरे करने के लिए हम इसे करेंगे या फिर उम्र के अंत में करेंगे इसे। सही है कि नहीं? तो हमको बाय प्रोफेशनली इसको बनाना है, मतलब एक 20 साल का भी बच्चा इसको बाय प्रोफेशनली इसको खड़ा कर पाए, इसके लिए चाहिए इनकम। तो हमारा पहला इंटेंशन है कि इसमें इनकम पूरा होना चाहिए, और हम आपसे कहने जा रहे हैं कि इसमें इनकम का एक सॉलिडली प्लान आपको मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा बड़ा इंटेंशन क्या हो सकता है आपका? दूसरा बड़ा इंटेंशन हो सकता है या है कि कोई भी दुनिया का काम कब अच्छे से चलता है? इन्वेस्ट तब चलता है जब वो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। बिना ऑर्गेनाइज के कोई भी काम ढंग से ऑपरेशंस में नहीं आ पाता है। और मैंने पूरे देश में भ्रमण करके देख लिया, सभी राज्यों में, सभी लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में जाके देख लिया, एग्रीकल्चर हमारी ऑर्गेनाइज नहीं, हमारे खेत ऑर्गेनाइज नहीं। मतलब ये एक सेक्टर है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नहीं है, कोई भी मतलब ऑर्गेनाइज है ही नहीं है। इवन हम अपना एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं, प्लानिंग करके बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन हम अपनी खेती में जो काम करते हैं, फार्मिंग में जो काम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है, या हमें इसका दूसरा जो इंटेंशन है वो ये पूरा करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज, या फिर इसको आप कह सकते हो प्लानिंग में लेके आना। प्लानिंग। अब तीसरा इसका बड़ा इंटेंशन क्या हो सकता है? हमारे पूरे काम की रीढ़ की हड्डी क्या है? एग्रीकल्चर के पूरे काम की रीढ़ की हड्डी क्या है? एग्रीकल्चर का जो भी पूरा वर्क है वो काय पर टिका हुआ है? जीवाणुओं पर टिका हुआ है। हाँ, सॉइल पर, जीवों पर, क्योंकि यही सारा एग्रीकल्चर में हमको तो केवल मैनेजमेंट करना है, काम तो एक्चुअली जीवों को करना है। वही आपको पालक निकाल के देंगे, वही आपको कोरिएंडर निकाल के देंगे, वही आपको शुगर केन निकाल के देंगे, वही आपको ऑयल निकाल के देंगे, वही आपको कपड़ा निकाल के देंगे, वही आपको खुशबू निकाल के देंगे। सारा काम तो जीवों को करना है। तो ये बताओ, जब सारा काम जीवों को ही करना है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, बर्ड्स, XYZ, इन सबों को करना है, तो इन सब को रहने का अरेंजमेंट फार्म पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। जिस दिन ये हमने कर लिया उस दिन देखिए आप कितना सारा हमारा बजट बच सकता है, कितना सारा ऐसा काम जो हम खर्चा करके करते हैं वो सब बच सकता है हमारा। तो हमें सबसे बड़ा जो इसका तीसरा इंटेंशन है वो है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। हमें इसका बायोडायवर्सिटी तैयार करना पड़ेगी, मतलब जीवों को रहने का अरेंजमेंट अपने फार्म पर सेट करना पड़ेगा। ये परमानेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री चलती हमारे वर्कर से है, तो वर्कर्स होना चाहिए फार्म पे, और अगर वो है तो उनको रहने का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये एक परमानेंटली सॉल्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज हम हर दम फार्मूला खोजते रहेंगे, ये कीड़ा लग गया, ये दवाई के लिए क्या करें, ये ग्रोथ नहीं हो रही है इसके लिए क्या करें, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, मतलब ये हम हरदम चलता रहेगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि एक एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी आपके इंडिविजुअल फार्म को ऑपरेट करने के लिए होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद सबसे
बड़ा और पांचवा इसका इंटेंशन क्या है, सॉरी चौथा इंटेंशन क्या है, एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए। ये एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ये है हम और आप जीवन में शुरू से लेकर अंत तक काम करते हैं। काम करने से क्या जनरेट होता है? नॉलेज। ये नॉलेज जो है ना पीढ़ियों को ट्रांसफर होना चाहिए। आपको मैंने पहले दिन बताया था, शायद यहां नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। हमारे देश में इतना सारा रिसर्च है और इतना सारा इंडिजीनियस नॉलेज है, लेकिन वो इंडिजीनियस नॉलेज ट्रांसफर ना होने के कारण धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, बराबर ना। इतिहास को उठा के आप देखोगे, भारत में सदियों से लोगों ने राज्य किया है, अलग अलग दूसरे देशों के लोगों ने आक्रमण किया है, शासन किए हैं। आचार्य चाणक्य को यह बात पता थी कि आगे भी ये भारत जो है ना लुटेगा और भी लोग इस पे शासन कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि उनके अपने दौर में कई देशों के लोगों ने उस शासन काल में आक्रमण किया और उन्होंने भारत को सशक्त और अखंड बनाने के लिए उन्होंने अशोक जैसे सम्राट को तैयार करके और इस देश में स्थापित किया। अब उनकी जो चिंता थी वो ये थी कि हमारा ये नॉलेज कहीं फिर आगे फिर ना लुट जाए, इसके लिए उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की थी। और उसमें उस जमाने के पहले के जितने भी हमारे रिसर्च थे, जितना भी अध्ययन था, हमारे देश में जितने भी विद्वान लोग हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका जो भी रिसर्च था उन्होंने लिपिबद्ध तरीके से तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रखा हुआ था। लेकिन जो उनकी शंका थी वो फिर वापस हुआ, उस विश्वविद्यालय को जला दिया गया और पूरा जितना भी हमारा रिसर्च था वो रिपीट डैमेज हो गया। अब अगर वो रिसर्च हमारी इंडियन पब्लिक के थॉट में होता, दिमाग में होता, हाथ में होता, तो शायद जो है ना हम इसको फिर से बना सकते थे। बात समझ में आ रही? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज एग्जाम्पल के रूप में मैंने 10 साल जो काम किया, मुझे जो समझ में आया उसको हम प्रैक्टिकली सेशन के रूप में तुरंत देके जा रहे हैं। अभी किताब लिखने का वक्त मिला नहीं मिला, लिख पाए नहीं लिख पाए, कहीं गुम हो गई, खो गई, जल गई, कुछ हो गया, तो ये ट्रांसफर आपके पास पहुंच चुका है। मतलब हमेशा आपका काम एक एजुकेशनल लेवल पे होना चाहिए और वो हमेशा ट्रांसफर भी होना चाहिए। आपने जो किया वो आपकी आने वाली जनरेशन के काम आना चाहिए। ओवरऑल इसका व्यू ये है, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो रोड मैप आप एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं, वो एक एजुकेशनल ढांचे के रूप में खड़ा होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन जब एग्रीकल्चर के बारे में सोचे, देखे, पढ़े, समझे, तो उसको समझ आना चाहिए कि एग्रीकल्चर को ऐसे करना चाहिए या ये ऐसे होती है। समझ में आ गई बात? मतलब एजुकेशनल होना चाहिए आपका काम, ताकि दूसरों को उससे नॉलेज मिल सके और हिंदुस्तान को, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। वो चाहे इतना सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। क्लियर हो गई बात? तो आपका काम एजुकेशनल होना चाहिए और हर एक इंसान का जीवन का दायित्व भी ये होना चाहिए कि उसने जो भी 50, 60, 70 सालों में कमाया है, अनुभव के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर, उसे या तो किताबों में लिख के वो जाए, लेकिन उसके साथ में वो ट्रांसफर करके भी जाए नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि वो नॉलेज आगे काम आ सके, या वो 60, 70, 100 सालों का अनुभव आने वाली जनरेशन के काम आ सके। तो एजुकेशनल का इंटेंशन भी पूरा होना चाहिए इसमें। फिर सबसे लास्ट जो इंटेंशन है वो ये है कि हमारी लाइफ में हम जहां भी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं या कुछ करते हैं, हम सेविंग मनी बचा के रखते हैं, या हम अपने जीवन में उस समय पे जब हम काम नहीं कर पाते हैं, उस समय के लिए अपना बैकअप प्लान रखते हैं कि भाई जिस दिन हम अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे मतलब जो एक्सपेंस होंगे वो कैसे पूरे होंगे, तो उसकी हम प्लानिंग पहले ही से कर देते हैं, है ना। उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में पेंशन। पेंशन, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको या आपके बच्चों को जरूरत नहीं है?
या एग्रीकल्चर के लिए जरूरी नहीं। सारी चीजें आपके खुद के लिए और पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरतमंद है। ठीक है, अगर हम इनकम की बात करें तो जब इनकम होगी तभी यूथ जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, इनकम होगी तो हम इसमें और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा काम कर पाएंगे, और ज्यादा इनोवेशन कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे, या और कुछ भी कर पाएंगे। इनकम होगी तो ही हम एक पेड़ की जगह 1000 पेड़ लगा पाएंगे, बंजर जमीन को हम फिर पुनः हरियाली में बदल पाएंगे। तो इनकम सबसे बड़ा इंटेंशन। दूसरा, ऑर्गेनाइज। अगर वर्क ऑर्गेनाइज होगा तो ज्यादा काम हम कम समय में कर पाएंगे और बहुत इजी वे में कर पाएंगे। जिस काम को अभी हम ज्यादा कठिन तरीके से करते हैं उसको सरल तरीके से कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। फिर उसके बाद है हमारी प्लानिंग, तो वो उसी में आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी होगी तो सारा काम आपका हमारे जीव हैंडल कर लेंगे। जितना भी हम परेशान होते हैं, खर्चा डालते हैं, ये डालने के लिए ये करते हैं, वो फार्मूला ढूंढते हैं, ये फार्मूला ढूंढते हैं, अगर ये बायोडाइवर्सिटी तैयार हो गई तो ये सब करने की झंझट खत्म हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था अपने सर्कुलेशन में आ जाएगी, अपने हाथ में आ जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को कैसे खेती के लिए प्रेरित कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि बेटा आप खेती का काम संभालो। आप अपने मुंह से कभी कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि कभी आपने ही प्रॉफिट नहीं बनाया, कभी आपने ही उसको ढंग से नहीं किया, कभी आप उसमें से 2 इनकम नहीं कर पा रहे, तो आप बच्चों से कैसे कह सकते हो। तो एजुकेशनल होना चाहिए। फिर उसके बाद पेंशन प्लान होना चाहिए। अगर मान के चलो कल के दिन आपका काम करने का समय नहीं रहता है, मतलब आप काम नहीं कर पाते हो, तो फसल खेत में नहीं बो पाते हो, कुछ नहीं हो पाता है, तो भी आपकी इनकम उसमें से होना चाहिए। ये पेंशन प्लान है। तो ये चारों इंटेंशन एक रोड मैप में कंप्लीट होते हैं। और ये मात्र एक प्लान नहीं है, ये एक विजन है जो पूरी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को चेंज करने वाला है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं। अब इसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी, तो पहले ध्यान से सुनना, फिर हम लोग सवाल करेंगे। हमें अपने खेत को, जो भी हमारा खेत होगा, इस पूरे फार्म लैंड को हमें कुछ प्लांट से घेरना पड़ेगा सबसे पहले नंबर। और प्लांट्स कौन से होना चाहिए, तो जो आपकी बॉर्डर होगी, बॉर्डर मीन्स जहां से हमारे फार्म का लैंड चालू हो रहा है, वो बॉर्डर होगी। वो बॉर्डर से लेकर चारों तरफ का जो भी आपका रेडियस है, स्टार्टिंग ऑफ द फार्म, उससे 2 फीट का छोड़ के, पड़ोसी से 2 फीट का छोड़ के खेत के चारों तरफ आपको प्लांटेशन करनी है। अब आपका खेत कैसे हो सकता है, आपका फार्म हो सकता है रेक्टेंगल, हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है राउंड भी हो सकता है, या अदर कोई भी शेप का हो सकता है। एनी शेप, कोई भी शेप का आपका फार्म हो, आपको अपने फार्म को चारों तरफ प्लांटेशन से घेरना है। 3 घेरे तैयार करने हैं, जिसमें पहला घेरा आपका होगा कोई भी बड़े साइज की ट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा खेत है, सो हमने इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल खेत है, इसके बाहर भी हमारा 2 फीट और खेत है। उसके बाद हमने ये चारों तरफ से अपने खेत को घेर दिया। ठीक है, अब इसको किससे घेरोगे आप, कौन से प्लांट से घेरोगे, तो प्लांट्स के 25 जो वेराइटीज हैं वो हमने सेलेक्ट की हुई है कि आप ये प्लांट्स, या तो ये प्लांट्स, या तो ये प्लांट्स, या तो ये प्लांट्स, आप अपनी पसंद और रीजंस के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप हमसे पूछोगे तो स्टैंडर्ड बैम्बू सबसे गुड होता है, जो हिंदुस्तान के हर एक इलाके में हो जाता है। और बैम्बू लगाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये बैम्बू आपके मतलब जो है ना फार्मिंग में अलग अलग समय पे अलग अलग कामों के लिए काम आता है ना। और बैम्बू एक ऐसी चीज है जिसकी लकड़ी या बैम्बू खुद आने वाले कई वर्षों तक उसका वैल्यू डिक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि बैम्बू का रिप्लेसमेंट, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट बैम्बू लेने वाला है। इतना बड़ा काम वर्ल्ड में होने वाला है, अभी देख लीजिए आप, प्लास्टिक का सारा रिप्लेसमेंट बैम्बू ले लेगा कुछ सालों के बाद, चंद वर्षों के बाद।
तो बैम्बू का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मतलब कमजोर नहीं है। आप 100, 200, 500 साल तक की भी प्लानिंग करके इसको लगा सकते हैं। तो कुल मिला के बैम्बू सबसे बड़ा प्लांट है एंड आप इसको खेत के चारों तरफ 10-10 फीट के अंदर से इसको लगाएंगे आप। और इसको लगाने का पहला बेनिफिट तो एक तो इनकम का है, दूसरा बेनिफिट बाउंड्री वॉल का भी है, क्योंकि जब ये आपका चारों तरफ ये खड़ा हो जाएगा लगभग 5 साल के अंदर, तो 5 साल के अंदर जो है एक बाउंड्री का काम करेगा। और ये जो बाउंड्री तैयार होगी ये आपकी हिरन, नीलगाय, जो भी छोटे मोटे जानवर हैं उन सब से सुरक्षा पहुंचाएगी और हाथी तक को भी नहीं आने, एलिफेंट तक को भी रोक लेगी। इतना, क्योंकि 20 फीट ऊंचा होगा, 30 फीट ऊंचा होगा, इस टाइप से। तो हमें स्ट्रेट जाने वाला प्लांट्स लगाना है बॉर्डर पे, जो एकदम सीधा जाए, ब्रांच करके ना जाए, स्ट्रेट बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10-10 फीट के अंतर से इन प्लांटों की दूरी जो है 10 फीट होगी आपस में। अब हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स के बीच में